अरे मनोहर, यहाँ गांव में तुम्हारा खुद का मकान है, खेती बाड़ी है, क्या जरूरत है शहर जाकर धक्के खाने की। अरे काका, गांव में माना सब कुछ है, लेकिन शहर में रहकर बहुत तरक्की कर सकते हैं हम। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनका भविष्य भी तो सोचना है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों को भेजो ना पढ़ने। जब वो पढ़ लिख जाए तो उन्हें यहाँ गांव के भले के लिए लेकर आओ। यहाँ तो तुम खुद ही गांव छोड़कर जा रहे हो। देवकी अम्मा, आजकल शहर बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमें भी समय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ गांव में रहकर कब तक हम गांव वाले बने रहेंगे। हाँ, तो गांव वाले बनने में कोई बुराई है क्या? कम से कम हम शहर वालों की तरह अपनी मिट्टी को छोड़कर तो नहीं जाते। हम शहर वालों की तरह मक्कार नहीं है, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अरे अम्मा, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है बस। बाकी तो आजकल सब लोग शहर की तरफ ही भाग रहे हैं अपने भविष्य को सुधारने के लिए। अरे छोड़ो देवकी, ये नहीं समझने वाले। इन्हें तो शहर जाकर वहाँ की प्रदूषण वाली हवा खाने का शौक है, वहाँ का बासी खाना खाने का शौक है। गांव की साफ हवा, यहाँ का शुद्ध खाना, यहाँ की पावन संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं है। हम समझते हैं कि गांव में ये सब अच्छा है, लेकिन फिर भी गांव में रहकर मॉडर्न जीवन नहीं जी सकते। अरे काका अम्मा छोड़ो, जिन्हें गांव की कीमत पता है वही लोग गांव में रहते हैं, चाहे जो हो जाए। और जिन लोगों को शहर की हवा लग जाती है उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। चलिए चलिए। बात तो सही है। न जाने लोगों को क्या हो गया है, हर साल कितने परिवार गांव को छोड़कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बड़े हमेशा ही दुखी होते जब कोई गांव से बाहर जाने लगता था, लेकिन आजकल तो गांव में लोग सिर्फ छुट्टियां मनाने ही आया करते थे। ऐसे में गांव की संस्कृति और ताकत को पहचानने वाले बड़े ही कम लोग रह जाते हैं। एक दिन गांव के किसी पुराने मकान पर कारीगर काम कर रहे हैं, तब अरे यहाँ कारीगर कल से लगे हुए हैं, कोई रहने आ रहा है क्या? क्या पता काका, हमने तो आजकल गांव से लोगों को जाते देखा है, आते तो बहुत कम देखा है किसी को। मकान बड़ा है, इसका मतलब शायद पूरा परिवार आ रहा है यहाँ। वाह, कोई पूरे परिवार के साथ यहाँ रामपुर गांव में आ रहा है, क्या बात है। सोचो जरा काका, कितना संपन्न और सुखी परिवार होगा जो यहाँ गांव में आकर बस रहा है। वही तो, नहीं तो आजकल तो सबको बस यहाँ से जाने की लगी हुई होती है, कोई यहाँ आना ही नहीं चाहता। मुझे तो इस परिवार का इंतजार रहेगा काका, जो हमारे रामपुर गांव का हिस्सा बनने वाला है। अरे भाई सुनो, ये काम कब तक निपट जाएगा और कब तक ये लोग यहाँ रहने आने वाले हैं? ये काम अभी 1 हफ्ता चलेगा और उसके बाद घर जब सही हो जाएगा तब वो लोग यहाँ रहने आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी जल्दी काम करो, हम भी चाहते हैं कि यहाँ जल्दी से लोग रहने आ जाए। पुराने मकान का काम काफी दिनों तक चलता रहा और काम खत्म होने के बाद भी अभी तक कोई रहने नहीं आया था। गांव वालों को लग रहा था कि शायद परिवार ने गांव की छुट्टियों के लिए ही घर बनवा के रखा है। सोचा था कि आसपास में कोई परिवार आकर रहने लगेगा तो थोड़ी चहल पहल ही हो जाएगी, लेकिन लगता है इस परिवार ने भी बस छुट्टियों के लिए मकान बनवा कर रख दिया है। आजकल तो गांव में रहना बस छुट्टियों की जगह हो गई है। चलो कोई बात नहीं। अरे हरी काका और अम्मा, चलो आज मंदिर में महाआरती है। महाआरती? लेकिन क्यों रे? आज तो गांव में कोई उत्सव या त्योहार भी नहीं है, फिर महाआरती क्यों? पता नहीं, पुजारी जी ने सबसे कहने को कहा है कि सबको महाआरती में आना है और उसके बाद भंडारा भी रखवाया है। वाह वाह, इतने महीनों में आज पहली बार मंदिर में महाआरती हो रही है और कोई भंडारा भी करवा रहा है। मुझे तो लगता है फिर किसी बच्चे का शहर के कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा, इसीलिए भंडारा करवाया होगा। चलो कोई नहीं, किसी का कुछ तो अच्छा हो रहा है। चलो चलते हैं महाआरती में। पुजारी जी ने आज पूरे गांव को महाआरती में बुलाया था। आज मंदिर की सजावट भी सबसे अलग और काफी सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर सारे गांव वाले अचंभे में पड़ गए थे। वाह, ऐसी सजावट तो केवल हम दिवाली पर करते हैं मंदिर की। आज क्या बात है जो ऐसी सजावट की गई है? पुजारी जी, आपने आज किस बात पर इतना खर्चा किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया हरे काका, ये सब हमारे गांव में रहने आए नए महानुभाव ने किया है। उनकी तरफ से आज गांव वालों के लिए भंडारा भी रखा गया है। क्या हमारे गांव में नए लोग रहने आए हैं? अरे माँ, केवल नए लोग नहीं, पूरा परिवार रहने आया है।
उनके बेटे बहुओं समेत पूरा का पूरा परिवार यहाँ रहने आया है। क्या सच में? और नहीं तो क्या, ये महाआरती भी उन्होंने ही रखवाई है। जो नया मकान बन रहा था वहाँ ये परिवार रहने आया है क्या? वहीं उसी मकान में लोग रहने आए हैं। अच्छा, कहाँ है वो लोग? हमें भी तो मिलवाओ उनसे। चलिए चलिए, वो वहाँ मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आइए। पुजारी जी प्रकाश चंद्र के पूरे परिवार को सब गांव वालों से मिलवाते हैं। गांव वालों की आंखों में उनके परिवार के लिए एक इज्जत दिखाई दे रही थी। आप सबको हमारा नमस्कार है। मेरा नाम प्रकाश है, ये मेरा परिवार है। मेरी पत्नी महिमा, मेरा बड़ा बेटा सुमित, उसकी पत्नी चित्रा, छोटा बेटा अनुज और उसकी पत्नी कीर्ति। नमस्कार, आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो हमें कहना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद यहाँ गांव में कोई बड़ा सा परिवार रहने आया है। वैसे आप लोग पहले किस गांव में रहते थे? नहीं काका, हम पहले किसी गांव में नहीं, शहर में ही रहते थे। हम शहर से गांव में रहने आए हैं। क्या? मैंने तो सुना था लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने के लिए, और आप लोग यहाँ गांव में आए हैं। हमारे दादाजी गांव से थे। शहर में रहते हुए हमें लग रहा था कि हमारी संस्कृति और संस्कार दोनों कम हो रहे थे। बस फिर क्या था, हमने सोचा कि इससे पहले कि हमारा सब कुछ शहरी हो जाए, हमें गांव को लौट जाना चाहिए। वाह वाह, आप जैसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम देखे हैं मैंने। शहर में रहकर बहुत पैसा कमा लिया, अब लगता है कि गांव में रहकर खेती बाड़ी करके सादा जीवन जिए, अपने रीति रिवाज को निभाए और भगवान की भक्ति करे। आप जैसी सोच अगर सबकी होने लगी तो फिर गांव कभी खाली नहीं होंगे। चलिए बातें बाद में कर लेंगे, चल के आरती करते हैं, उसके बाद भंडारा भी करना है। हाँ जी, आइए आप सब। प्रकाश के परिवार से मिलकर सबको बड़ा ही आनंद मिला था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शहर से आए हैं, और न ही उनमें किसी भी तरह का कोई घमंड झलक रहा था। लेकिन गांव वालों के मन में अभी भी कई सवाल थे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके घर की बहुएं यहाँ आने से खुश नहीं है। कहे, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है देवकी? अरे देखा नहीं, मंदिर में भी कुछ नहीं कह रही थी उनके घर की बहुएं। हाँ, अब ससुर जी गांव ले आए हैं, लेकिन उन्हें तो शहर में ही रहना होगा शायद, इसी वजह से लगता है मुंह फुला लिया होगा। हाँ, आजकल की लड़कियों को तो शहर के आराम चाहिए, गांव में काम किससे होता है बोलो? और इतने बड़े घर की बहुएं हैं तो गांव में उन्हें क्यों ससुराल लेना होगा? वो तो चाहती होंगी वो शहर में किसी बड़े बंगले में रहे। लेकिन सास ससुर काफी अच्छे हैं उनके, नहीं? देखा नहीं कैसे प्यार और इज्जत से बात कर रहे थे सब गांव वालों से। मुझे तो लगता है उनकी बहुएं थोड़े दिन में ही यहाँ से चली जाएंगी। एक काम करते हैं, उनके घर चलकर देखते हैं कि उनकी बहुओं का स्वभाव कैसा है। क्या वो घर आए मेहमान को इज्जत देती है या नहीं? हाँ, ये अच्छा कहा तूने, इसी बहाने उनका घर भी देखाएंगे। देवकी और कावेरी इस गांव की सबसे बुजुर्ग थी, इसलिए उन्हें इन मामलों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रहती थी कि सामने वाले के घर में कौन कैसा चल रहा है। वो दोनों भी पहुंच जाती है गोस्वामी जी के घर में उनकी बहुओं को परखने। अरे कावेरी अम्मा, देवकी अम्मा, आइए ना, अंदर आइए। वहां बाहर क्यों खड़ी है? हाँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते हुए जाते हैं। कहीं आपको इस गांव में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे नहीं, रामपुर गांव बड़ा ही सुंदर और साफ गांव है, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है। चलो अच्छा है, अब की बहुएं कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो बस रसोई में ही है, बुलाती हूँ। चित्रा, कीर्ति, यहाँ आओ, देखो कौन आया है। जी माँ जी। अरे देवकी अम्मा, कावेरी अम्मा, आप दोनों प्रणाम। प्रणाम। जीती रहो, दोनों खुश रहो। अच्छा हुआ आप आ गई यहाँ, हम अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देते हैं। अरे नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों को तकलीफ होगी। वैसे भी ना यहाँ गांव की जिंदगी थोड़ी कठिन है ना, शहर के मुकाबले। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें तो वैसे भी आदत है सारा काम खुद करने की। हम तो चटनी भी मशीन में नहीं सिलबट्टे पर बनाते हैं। वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों इतनी काबिल हो। सच कहूँ तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन हमारी बहुएं सारा काम खुद ही करती हैं, कभी उन्होंने बाहर से कुछ खरीदा ही नहीं। आप दोनों हमारी बुजुर्ग हैं,
आप हमें अपनी सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप दोनों यहाँ हमारे घर पहली बार आई हैं, तो आज आपको हमारे हाथ का खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं बहू। बस अम्मा, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हम आपके लिए खाना बना रहे हैं और आपको खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप दोनों इतनी जबरदस्ती कर रही हैं तो हम मना नहीं करते। आप थोड़ी देर बैठिए, हम अभी गर्मा गर्म खाना बनाते हैं। ये तो हमने जैसा सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। कितनी संस्कारी और आज्ञाकारी है ये कावेरी। सच कहो, पूरा परिवार ही बड़ा संस्कारी है। हमारे तो भाग खुल गए जो ये लोग हमारे गांव में रहने आए। गोस्वामी परिवार जब से इस गांव में आया था तब से उसने गांव के लोगों के लिए काफी कुछ किया था। कभी उनके लिए भंडारा करवाना, कभी भीज ले आना, तो कभी गांव में किसी की शादी करवाना। अब तो सारे गांव वाले उन्हें अपने घर के सदस्य जैसा ही समझने लगे थे। अरे कन्हैया, कहाँ जा रहा है? वो गोस्वामी जी है ना, उनके पास जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ गांव में नई दुकान डाल ही लूं। अच्छा, आओ उनके पास जाएगा तो सही सलाह देंगे और तो और मदद कर देंगे इस वाला का। जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारा काफी भला कर दिया है। हाँ, सुमित भैया तो उस दिन कह रहे थे गांव के लिए कोई नई योजना लाने वाले हैं जिससे हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो औरों के बारे में सोचते हो। अगर उनकी नई योजना काम आ गई तो सारा गांव ही संवर जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि कौन सी योजना लाने वाले हैं। कह रहे थे सभा में सबको बताएंगे। हाँ, सबकी सभा में हम भी आएंगे। फिर तो अगर गांव में तरक्की हो गई तो कोई भी गांव छोड़कर शहर जाएगा नहीं। सुना है मनोहर भी वापस आ रहा है गांव में। वो तो कुछ महीने पहले गया था यहाँ से। अब क्या हो गया? शहर की हवा रास नहीं आई क्या? कुछ पता नहीं अभी तक। उसकी अम्मा कह रही थी कि मनोहर अपने परिवार के साथ वापस आ रहा है। चलो अच्छा ही है, वापस आ रहा है तो। लगता है गांव की याद आ रही होगी इसलिए। गोस्वामी जी के परिवार के आने के बाद तो इस गांव में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है काका। ये बात तूने 16 आने सच कही। चलिए फिर मिलते हैं। गोस्वामी परिवार ने गांव की तरक्की के लिए एक योजना बनाई थी, जिसलिए वो गांव में एक सभा रखने वाले थे, जिसकी तैयारी वो अभी से कर रहे थे। सब कुछ सोच लिया है ना? जी पापा, सब सोच लिया है कैसे क्या क्या करना है। और गांव वालों के सामने जब हम ये योजना रखेंगे तो उन्हें भी ये योजना का सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। देखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से तो सब गांव की औरतें हम पर पूरा भरोसा करती हैं। तो ये सब भी हम उनकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, आज मैंने सारे गांव वालों को सभा में बुला लिया है। सब लोग आते ही होंगे। बस हम सबके लिए शरबत बना देते हैं। हाँ चलिए जीजी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सभा का आयोजन हो चुका था। सारे गांव वाले सभा में आना भी शुरू हो चुके थे। प्रकाश और उसके परिवार ने सबके लिए शरबत और समोसे का प्रबंध भी कर दिया था। ये लीजिए काकी, समोसे लीजिए। अरे बस बस, खुश रहो बेटा। आप भी लीजिए काका शरबत। हाँ बेटा, लाओ लाओ। आज हमने ये सभा गांव वालों के भले के लिए रखी है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं कि यहाँ पैसों की कितनी तंगी है, इसलिए हम आपके लिए इससे छुटकारा पाने का तरीका लाए हैं। हमारी कंपनी में अगर आप अपना पैसा डालते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको उसका दुगना पैसा देंगे। ये क्योंकि हमारे दादाजी गांव से थे, इसलिए हमने ये योजना गांव वालों के भले के लिए रखी है। देखिए, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन आपके पैसे दुगने होंगे, ये हमारी गारंटी है। पहले आप यहाँ से सही सलामत जाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं? अरे आप कौन है? हम वही है जिनके पैसे आपने दुगने करने का वादा किया था शहर में। कुछ याद आया महानुभाव? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ भी यही खेल खेल रहे होंगे। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे काका, ये देखो पोस्टर शहर में, इनको लोग ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ आपके साथ भी धोखा करने आए हैं। ये आप सबका पैसा लेकर भाग जाएंगे। हम तो भी सोचे ये इतने बड़े लोग शहर से यहाँ क्यों रहने आए हैं। हम ना कहते थे दाल में कछु तो काला है। अरे तू तो कह रही थी कि इसकी बहू ने काली दाल बड़ी स्वाद में नहीं थी। अरे चुप कर। आप जैसे शहर वालों की वजह से हम गांव वाले ही रह जाते, क्योंकि हम लोगों को धोखा देना नहीं जानते। अरे भाइयों, आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं है।
अब सीधा पुलिस के पास चल रहे हो या हम उन्हें यहीं बुला ले? अरे लगता है अब दूसरा गांव ढूंढना होगा, फिर से दूसरे गांव में लेना होगा ससुराल। अरे हम तो ये ससुराल ससुराल खेलना छोड़ रहे हैं। अब हमसे रोज रोज ससुराल नहीं बदला जाता। देखा मौसी, पूरा का पूरा परिवार ही फ्रॉड है। ये तो हम सही समय पर आ गए, नहीं तो ये लोग आज आपके पैसे भी ले जाते। इन धोखेबाज शहरी वालों से तो हम गांव वाले ही बेहतर है। चलो निकलो यहाँ से। ये कहानी शुरू होती है रोशनी के ससुराल से। रोशनी की शादी को 2 दिन ही हुए थे और आज रेखा ने अपनी बहू को अपने कमरे में इस घर के कायदे और नियम बताने बुलाया था। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? वो मेरी ज्वेलरी लानी है क्या? अरे बहू, तुझे लगता है क्या मैं ऐसी सास हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, और जो बहू को चढ़ा दिया तो बहू से वापस नहीं लेता है। मैंने तो तुझे किसी और कारण से बुलाया था। देख बहू, हमारे घर के नियम कायदे ना ज़रा अलग है। सभी को गर्मा गर्म खाने की आदत है। यह नहीं कि थाली में कुछ भी बासी परोस दिया। तेरे पापा जी तो तुरंत नाराज़ हो जाते हैं और गौतम को तो ठंडा खाने से सख्त नफरत है। अरे बस इतनी सी बात। मम्मी जी, मैं तो अपने मायके में अपने मम्मी पापा को तवे से उतरी हुई गर्मा गर्म रोटियाँ ही परोसती थी, और जब तक सभी खाने पर ना बैठ जाए मैं चूल्हे से सब्जी उतारती नहीं। तो इस बात की तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। घर की नई बहू रोशनी सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर उन्हें परोसती है। कुछ कमी तो नहीं रह गई ना मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं बहू, सब बढ़िया है। सब्जी तो ऐसे खोल रही है, छूते ही मेरी उंगली जल गई। लगता है तुम मेरी कही बात को प्रूव करने में ज़्यादा ही लग गई। खैर अच्छी कोशिश है। एक रोटी लाऊं पापा जी? ये भी कोई पूछने की बात है? लिया बहू। अभी सेक कर लाई। सभी को खिलाने के बाद रोशनी खुद ठंडा खाना ही खा लेती है। अब रसोई उठा देती हूँ और किचन साफ कर देती हूँ। रोशनी जैसे ही किचन में जाती है उसके पीछे पीछे रेखा भी किचन में आ जाती है। अरे अरे बहू, तू ये गूंदे हुए आटे का क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो इस बचे हुए आटे को बस फ्रिज में रख रही हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने दूंगी। अच्छा हुआ मैं वक्त पर रसोई में आ गई। वेस्ट तो मैं भी कुछ होने नहीं दूंगी बहू, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देगी। ये आटा पिंड के समान हो जाता है। और सिर्फ आटे की बात नहीं है, मैंने तुझे क्या बताया था कि हम सब कुछ गर्मा गर्म ही खाते हैं। इसका मतलब गर्मा गर्म और ताज़ा, ये नहीं कि फ्रिज से निकाल कर गर्म करके परोस दिया। तो इस बचे हुए आटे की रोटियां सेक दे और सब्जी को एक डिब्बे में भर दे। मैं पड़ोसन सुषमा को ये खाना देकर आ जाती हूँ। उन्होंने डिनर नहीं किया होगा, वो लोग रात को 12 बजे तक खाना खाते हैं। बहुत दिनों से वो खाने पर आने की जिद भी कर रही थी। ये तो एक पन दो काज वाली बात होगी मम्मी जी, मैं अभी रोटियां सेक देती हूँ। और इस तरह डिनर तो पूरा हो जाता है, सुषमा के घर वालों का भी और रोशनी के ससुराल वालों का भी। अगली सुबह ठीक 6 बजे दूध वाला घर पर आता है। हो गए दीदी। बस 2 पाव? अरे घर में 4 लोग हैं और सभी को 2-2 मिनट में चाय पीने की आदत है, और सिर्फ 2 पाव दूध? चाची जी तो हमेशा इतना ही दूध लेता है भाभी। तुम मुझे मत समझाओ, इस घर में पहले क्या होता था क्या नहीं। शांति से 1 किलो दूध दे दो। रोशनी सारे दूध को गर्म करके फ्रिज में रख देती है और सभी के लिए चाय बिस्किट लेकर किचन से बाहर आती है। चाय की खुशबू तो बड़ी धुआंधार लग रही है रोशनी, पर ये बिस्किट कहाँ से ले आई तुम? माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि इस घर में सभी को सिर्फ गर्मा गर्म खाने की आदत है? तो अब मैं बिस्किट थोड़ी ना गर्म कर सकती थी गौतम जी। इसीलिए तो हम अपने घर में पैकेट फूड रखते ही नहीं बहू। कितनी बार समझाऊं तुझे। देख, इस घर में ना ये तेरी आखिरी गलती है। अब अगर गौतम या तेरे पापा जी को तेरी हरकतों के कारण गुस्सा आया तो मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगी। जा और ममता के घर ये बिस्किट दे आ। जी मम्मी जी। रोशनी ममता के घर जाने के लिए निकल जाती है, पर पूरे रास्ते में उसके दिमाग में एक ही बात चक्कर काटती रहती है। इस घर में पैकेट फूड को यूज़ ही नहीं करता, मतलब पापड़ नहीं, मिक्सचर नहीं, भुजिया नहीं। शादी के पहले सब कुछ देख लिया रोशनी तूने, पर ये भी देख लेती। ये देखता कौन है? कहाँ फंस गई मैं। दोपहर के 1 बजे मोहन अपनी बहू को आवाज़ लगाता है। जरा चाय तो पकड़ा दीजिए। कब? जी पापा जी, 1 मिनट में बना कर लाई। रोशनी किचन में जाती है और फिर से दूध का पतीला निकाल कर बाहर रखती है। सोफे पर बैठी रेखा की एक नज़र दरवाजे पर थी तो दूसरी रसोई पर। दूध वाला तो सुबह से एक ही आया है, तो फिर रोशनी चाय कैसे बना रही है? कहीं वो होशियारी में पाउडर के दूध की चाय तो नहीं बनाने लगी? रेखा उठकर सीधा रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि फ्रिज से निकला हुआ ठंडा पतीला वहीं स्लैब पर रखा हुआ है। हे भगवान, ये क्या किया बहू तूने? इतना सारा दूध लेने की क्या ज़रूरत थी? अरे हमारे घर में 3 वक्त दूध आता है, 2-2 पाव करके। उस मरजाने दूध वाला ने बताया नहीं क्या तुझे?
उसने भी सोचा होगा नई बहू है, चूना लगा देता हूँ। एक बार में ही सारा दूध दे गया और आने जाने से बच गया। और तूने उठाकर इतना सारा दूध रख दिया फ्रिज में। पर दूध अगर फ्रिज में नहीं रखूंगी तो दूध तो फट जाएगा ना मम्मी जी। पहले तो तू ममता के घर जा, उसका दूध वाला गाय लेकर उसके घर के बाहर खड़ा दूध दो रहा है। 2 पाव दूध वहाँ से लेकर आकर चाय बना, वरना तेरे पापा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मैं देख लेती हूँ। ममता के घर से दूध लेकर रोशनी लौट ही रही थी कि वो देखती है कि 2 लोग उसके घर से फ्रिज बाहर निकाल रहे हैं। लीजिए बहन जी, पूरे 12,000 रुपये। हड़बड़ी में बड़े सस्ते में फ्रिज दे दिया है मैंने आपको, पर मेरी बहू घूम फिर कर फ्रिज में ही चीज़ें रख दे रही है, इसलिए मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा मुझे। करम फूट गए मेरे, ये कहाँ फंसा दिया मम्मी तुमने मुझे। रोशनी अपने कमरे में जाती है और सीधा अपनी माँ को कॉल लगाती है। लड़की की प्रॉपर्टी के पीछे तुमने ये नहीं देखा कि ये लोग कैसे पागल है पागल। कोई मरता भी रहे तो इन्हें गर्मा गर्म खाना ही खाना है। दिन में कितनी बार आटा लगाऊं मैं, कितनी बार सब्जी बनाऊं मैं, और तो और दूध भी फ्रिज में नहीं रखने देते मम्मी ये लोग। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, हमने तो तुझे बेस्ट लड़का ढूंढ कर दे दिया। अरे तूने भी तो उससे बात की थी। अब तो शादी के बाद जो हाथ लगे उसे किस्मत मानना पड़ता है, क्या हीरा क्या माटी। ये कहकर सुमित्रा तो अपना पल्ला झाड़ लेती है और फंस जाती है हमारी रोशनी खाने के टेबल पर। हे भगवान, मुझे तो लगा था इतने चावल में हो जाएगा, पर पापा जी तो यहाँ चावल पे चावल लिए जा रहे हैं और चावल ना मांग लिए। बहू ज़रा और चावल देना। ये सुनते ही रोशनी अपने सर पर हाथ मार लेती है और फिर से चावल बनाने रसोई में जाती है कि गौतम कहता है, पापा जी बैठे हुए हैं, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। एक और फुल्का लेकर आना रोशनी। आपने तो रोटियों के लिए मना कर दिया था ना गौतम जी, ऐसे भी आप 4 ही रोटी खाते हैं। मैंने उस हिसाब से आटा गूंदा था, 2 रोटी एक्स्ट्रा ही थी जो मम्मी जी ने ले ली। ये क्या बात हुई, मेरा बेटा अब एक्स्ट्रा रोटी भी नहीं खा सकता क्या? तो रोटियां गिनेगी हमारी? जा 2 मिनट लगेंगे, आटा लगा ले और फुल्का सेक दे। आँख खुलने से आँख बंद होने तक रोशनी सिर्फ और सिर्फ खाना ही बनाती। इतनी धूप है यहाँ, सुबह 6 बजने को आया है, दूध कहीं फट ना जाए। फट गया तो फिर मुझे गाय ढूंढने जाना पड़ेगा। रोशनी ये सोच ही रही थी कि हॉल से उसे उसकी सास आवाज़ लगाती है। अरे बहू देख तो कौन आया है, सुषमा आंटी, ज़रा इनके लिए नाश्ता तो लगा। फूट गए करम, आलू उबालने चढ़ाओ अब। रोशनी आलू उबालने चढ़ाती है कि रेखा वहाँ आकर कुकर स्टोव से उतार देती है। इतनी बर्बादी करेगी तू, हैं? ऐसा तू तो हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बना ही लेती है। आज कुछ नहीं बचा क्या पुराना? रख दे उसके मुँह के आगे। जब भी खाना बासी बचता था तो आप मुझे 10 बातें सुनाती थी मम्मी जी, इसलिए अब मैं अंदाजे से कम खाना बनाने लगी, जिस कारण 2 दिन से मुझे ही रात का खाना नसीब नहीं हो रहा है। तभी सोने पर सुहागा और रोशनी के फ़ोन पर गौतम का फ़ोन। अब ये नाक मुझे निकलेगा क्या? 2 बजे लंच ब्रेक होगा, भूल मत जाना। ताज़ा खाना बनाकर मेरे लिए ऑफिस ले आओ। हाँ, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं। 2 मिनट के साइलेंस के बाद गौतम ही पूछता है, अरे कहाँ गायब हो गई, कुछ बोलो भी। काम कुछ करना नहीं है, ड्रामे 100 करवा लो इस लड़की से। तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ क्या मैं? सुबह 4 बजे उठकर तुम सभी के लिए ताज़ा खाना बना बनाकर खुद बासी हो गई हूँ और कहते हो मैं ड्रामा कर रही हूँ। ये अपने पति से कैसे बात कर रही है रोशनी तू? कौन सा पति मम्मी जी, जिसने शादी के बाद आज तक मेरी शक्ल भी नहीं देखी? उसे तो बस खाने से मतलब है। और आप ना मेरे सर पर मत नाचिए, क्योंकि अब मेरा पारा चढ़ चुका है। अब मुझे ज़रा भी गुस्सा आया तो बाहर जाकर आपकी फ्रेंड के सामने आपकी जो अच्छी दिलदार सहेली वाली इमेज है ना, उस पर ऐसा पानी फेरूंगी कि आप उसे ज़िंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगी। बाकी अकेले ही सुषमा आंटी ये बात पूरे मोहल्ले में बताने के लिए काफ़ी है। या क्या कह रही है तू बहू? लगाओ क्या तेरी माँ को फ़ोन? मम्मी ने कहा था शादी के बाद हाथ में जो लगे उसे अपनाना ही पड़ता है, चाहे वो सोना हो या माटी। तो ये नियम सिर्फ मुझ पर क्यों लागू हो मम्मी जी, ये आपके बेटे पर भी तो लागू होता है और आप लोगों पर भी। कल से खाना 10 बार नहीं बनाऊंगी मैं, जो बनेगा वही मिलेगा। और अगर आपको या किसी और को ताज़ा खाना हो तो खुद बना लीजिएगा, वरना मैं अपना रास्ता नाप लूंगी। अपनी बहू का ऐसा रौद्र रूप देखकर रेखा लाइन पर आ ही जाती है। देखो माँ, शादी के लिए मुझे मेरे जैसा लड़का चाहिए। तुम्हारे जैसा कैसा बेटा? रोज नया लड़का दिखाती हूँ, लेकिन तुझे तो कोई पसंद ही नहीं आता। कितने दिखाए माँ? 5 ही तो देखे मैंने, और दिखाओ ना। बेटा एक काम करो, कल से तुम की शॉप पर आकर बैठना शुरू कर दो। मैं लड़कों को वहीं बुला लिया करूंगा, जो पूछना है पूछ लेना। रिन्नी को पिता का आइडिया अच्छा लगता है। वो तैयार होकर अगले दिन पिता की दुकान पर चली जाती है, जहाँ पर
रिन्नी बेटा, ये विशाल है, विशाल का भी अपना बिजनेस है, तुम लोग बात करो, मैं कस्टमर को देखता हूँ। पिता काम का बहाना करके वहां से चले जाते हैं। ओके, तो तुम्हारा बिजनेस है, वैसे कितना कमा लेते हो? कमा लेते हो? सीधा कमाई? क्यों भाई, और किसी चीज से मतलब नहीं है? तो तुम ही बता दो, तुम और क्या बताना चाहते हो? मैंने अपने पापा के बिजनेस को नई ऊंचाई दी है, अपनी टेक्निकल और आज के समय की नॉलेज का साथ लेकर। ये तो मैं भी करती हूँ। ये देखो, ये हेयर ड्रायर इंस्टाग्राम से मैंने 10 बेच दिए। तुमने खास क्या किया? हेयर ड्रायर मतलब? अरे यार, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा देखो, तुम्हारा नंबर तो पापा के पास है ना, सिलेक्ट होती हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल चला जाएगा। बाय। पूरे एटीट्यूड के साथ रिन्नी वहां से चली जाती है। पिता दूर खड़े रिन्नी का रवैया देखकर सोचते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। अगले रोज रिन्नी की माँ पिता से कहती है, लड़की सही तो बोल रही है, अरे बिजनेस तो वो यहाँ भी देख रही है, उस लड़के में क्या खास था, पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। अरे पढ़ाई कम की है तो क्या हुआ, जीवन का अनुभव तो था। खैर ठीक है, एक लड़का है पढ़ा लिखा, मैं बुलाता हूँ उसे, कल रिन्नी को दुकान भेज देना। फिर वही सीन, रिन्नी और एक नया लड़का। PhD, क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई इतनी पढ़ाई की? मतलब पढ़ाई की जरूरत तो हर किसी को होती है, तुम ज्यादा पढ़ी नहीं हो क्या? हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। तो कितना कमा लेती हो? मैं रिसर्चर हूँ, 45,000 रुपए महीने कमा लेता हूँ। बस PhD करके भी सिर्फ 45,000 रुपए महीना? क्यों? अरे पैसे उम्र और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते हैं। नहीं, मैं कुछ और देख रही हूँ लड़कों में। देखिए, मैं साथ में कंप्यूटर का भी कोर्स कर रहा हूँ, तो शाम को मैं उसकी क्लास भी करता हूँ, फिर मेरे पैसे और बढ़ जाएंगे। ओहो, अगर इतना काम करोगे तो बीवी को कब वक्त दोगे? ना जी ना। देखिए, मेरा मानना है कि पहले काम करके कमा लेते हैं, फिर क्या है, पूरा जीवन साथ ही तो रहना है। ना जी ना, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझे पूरा समय दे, पैसा भी खूब हो और वक्त भी। तो सॉरी। पिता समझ जाते हैं कि ये लड़का भी गया हाथ से। उसी रोज शाम को रिन्नी की माँ कहती है, देखिए जी, लड़की का सोचना भी तो सही है, अरे सारा वक्त काम करता रहेगा तो मेरी बेटी को वक्त कब देगा? और आजकल के बच्चों को घूमने फिरने का ही तो शौक होता है, बूढ़ी हो जाएगी फिर पैसे आएंगे तो क्या फायदा। ठीक है, देखो एक लड़का वैसा भी है, मैं उससे बात करता हूँ। अगले रोज फिर एक लड़का रिन्नी को देखने आता है। मोटा पेट, गंजा और खूब सारी सोने की चेन पहने हुए। तो तुम हो रिन्नी, ठीक ही हो देखना मैं। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे क्या करती हो तुम? दुकान है टक्कर की, टक्कर समझती हो ना, मौके की दुकान है, खूब चलती है खूब। तो पैसे की कमी नहीं है, और वक्त? आज वक्त ही वक्त है, वो क्या है ना, दुकान का पीछे का दरवाजा मेरे घर में ही खुलता है, जब चाहे घर जब चाहे दुकान, ना खर्चा कर खूब है, मैं तो बैठा रहता हूँ। सुना है घूमने फिरने की शौकीन हो तुम, खूब जमेंगे हम दोनों की। हाँ, लेकिन तुम्हारा पेट कितना मोटा है यार, मैं किसी पतले और स्मार्ट लड़के से शादी करना चाहती हूँ। भाई अब तो इस लड़के से भी बात आई गई हो जाती है रात को। देखिए जी, बात तो ठीक ही है ना, लड़का लड़का कम उसका पिता ज्यादा लग रहा था। अरे कितना मोटा पेट, ऊपर से सोना कितना पहना था, ड्रेसिंग सेंस ही नहीं था। अब बेटी हमारी किसी के साथ भी तो नहीं एडजस्ट कर सकती ना। अरे अब बस करो भाग्यवान, लड़की तुम्हारी उसे ज्यादा पढ़ा चाहिए लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं, घूमना है लेकिन सुंदर हो। अरे सारी क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, जीवन में थोड़े समझौते भी करने पड़ते हैं ना। तभी वहां रिन्नी आ जाती है। कैसी बात कर रहे हैं पापा, मतलब पूरी जिंदगी में किसी के भी साथ काट दूं?
अरे कुछ तो सोच कर बोलिए, मतलब मेरी तरफ देखकर बोलिए। क्या कोई कमी दिख रही है? मैं हूं ना परफेक्ट, तो परफेक्ट ही तो चाहूंगी ना। हाँ, बात तो देखो सही कह रही है बिटिया। अब मैं ही देखती हूँ कोई लड़का अपनी बहन को बोलकर। हाँ माँ, पापा के तो सारे लड़के फालतू हैं, कोई मेरे स्टैंडर्ड से टच नहीं करता। अगले दिन, रिन्नी वो क्या है ना, तेरी मौसी ने एक लड़का बताया है, और ये देख, फोटो ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ माँ, दिखा फोटो। ये सही है, पापा की तरह नहीं, सीधे लड़के को सामने ले आओ। रिन्नी लड़के की फोटो देखती है और देखती ही रह जाती है। हाय रे, कितना स्मार्ट है, सुंदर है। माँ, ऐसे लड़के भी भगवान बनाता है क्या आज की डेट में? तो बेटा बात चलाऊं ना? चलाऊं? अरे दौड़ा दो माँ, दौड़ा दो, मुझे लड़का बहुत पसंद है। माँ, मैं तो इसी से शादी करूंगी। माँ खुश हो जाती है। देखा, मेरी बहन ने एक रिश्ता बताया, वही रिन्नी ने फाइनल कर दिया। अब तो आप बस तैयारी शुरू कर दो। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी मैरिज हॉल और बैंड बाजा बुक कर देता हूँ। माँ, मैं जरा वो डिजाइनर के पास हो आती हूँ। वो क्या है ना, लहंगा अब बुक कर लूंगी, तब जाकर शादी तक बनेगा। हाँ, मैं भी जरा मार्केट जाकर गहने और कपड़ों को फाइनल कर लेती हूँ। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। अरे मिठाई वाला तो वो कल्लू ही रहेगा ना? हाँ, क्यों नहीं, वही ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सुनो, लड़के वालों को एक दिन बुला लो, क्या क्या डिमांड है पूछ लो। अरे हाँ भाई, वो भी ठीक है। माँ बहन को फोन करती है और लड़के वालों को घर भेजने को कहती है। रिन्नी की मौसी फोन पर कहती है, हाँ हाँ, मैं उन लोगों को बोल देती हूँ, घर का पता दे देती हूँ, लड़का आ जाएगा। अगले रोज घर पर लड़का आता है। रिन्नी उसे देखकर मुस्कुराती है। क्या हो गया, मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर हंस क्यों रही हो? हर वक्त हंसती रहती हो क्या? वैसे कितना पढ़ी हो? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कमा कितना लेती हो? मैं क्यों कमाऊंगी, वो तो लड़का कमाएगा ना। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि लड़की घर पर बैठेगी? मुझे तो कमाने वाली लड़की चाहिए। हाँ तो सुनो ना, मैं कमाती हूँ, ऑनलाइन सेलिंग का काम है मेरा, पापा की दुकान के प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। हाइट कम है तुम्हारी, मुझे थोड़ी लंबी चाहिए थी लड़की। रिन्नी तुरंत हिल्स पहन लेती है। नहीं, मुझे नेचुरली लंबी चाहिए। देखो तुम ना मुझे समझ में ही नहीं आ रही हो, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। लड़का रिन्नी को रिजेक्ट करके वहां से चला जाता है। रिन्नी रो पड़ती है। माँ, पापा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो क्या हो गया बेटा, तूने भी तो कितनों को रिजेक्ट किया। अब पता चला, किसी की कमियों को गिनाओ तो उसे कैसा लगता होगा। हाँ पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। 9 बज रहे हैं सुबह के, मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन टिफिन कभी भी समय से तैयार नहीं हो सकता। रोज सुबह सुबह ऑफिस पहुंचो और पहुंचते ही सबसे पहले बॉस से डांट खाओ। अरे महारानी, कुछ जवाब दोगी? कहाँ हो तुम? ऐसा कौन सा 56 भोग बना रही हो? अरे आप सुबह सुबह ना रोज रोज भाषण मत दिया करो, सब्जी काट रही हूँ और शोर मचाने से कुछ भी नहीं होगा। 9:30 बजे जाना है ना आपको, 9:30 को आपके हाथ में टिफिन आ जाएगा बस। इनको देखो, ये इनका टाइम मैनेजमेंट है। सुबह 6 बजे की उठी हुई है, लेकिन 2 रोटी नहीं बना पाती है समय से। मुझे ये बताओ, 4-4 घंटा किचन में करती क्या हो तुम, जब ढंग से खाना भी नहीं बना पाती हो? एक दिन किचन में आओ, अपने हाथ से खाना बनाओ और जान लो कि हम किचन में करते क्या है। बिल्कुल सही जवाब दिया सीमा तुमने। दोनों के दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे ही गट्टू के पापा मुझे बातें सुनाते हैं और बिल्कुल उसी टोन में ये रोहित बात कर रहा है। इन लोगों को तो ऐसा लगता है खाना बनाने का मतलब जादू की छड़ी घुमाओ और खाना बनकर तैयार। अरे भाई, घंटों रहते हैं हम रसोई में, तब जाकर सब्जी रोटी खाने को मिलती है आप लोगों को। भाग्यवान, तुम तो चुप ही रहो। 8 साल हो गए हमारी शादी को। खुद ही बताओ, आज तक कौन सी ढंग की चीज बनाकर खिलाई है तुमने? रोज बस वही भिंडी तोरी। इनके तो नाम भी इतने बोरिंग है कि सुन के आदमी की आधी भूख मर जाए। बनाया कद्दू है और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही है जैसे रोज शाही पनीर बनाती हो हमारे लिए। तो क्या यहाँ रोज शाही पनीर और मलाई कोफ्ते बनेंगे हैं? होटल का शेफ समझ के रखा है क्या हमें?
सादा खाना बनाते हैं तब तो हमारा आधा दिन रसोई में ही चला जाता है। अगर रोज हम पूरी और पुलाव बनाने लगेंगे तब तो हमारा पूरा दिन रसोई में बीत जाएगा। और अभी तो फिर भी 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हो। अगर ये सब बनवाओगे ना तो दोपहर के 12 बजे ही ऑफिस पहुंचोगे। अरे खाना बनाना कौन सा तोप चलाने वाला काम होता है जिसमें अपनी आधी जिंदगी खपा रहे हो आप लोग। किचन में 4-4 घंटे बिताने से तो अच्छा है कोई नौकरी कर लेती है आप लोग, कम से कम कुछ पैसे तो घर में आते। इस रसोई ने तो हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हाँ, तो मुझे भी कोई रसोई में रोटियां बेलने का शौक नहीं है, लेकिन आपसे तो एक गिलास पानी भी उठकर नहीं लिया जाता ना। किसी को तो रसोई में घुसकर काम करना ही पड़ेगा। अगर आप भी थोड़े हाथ पैर चलाना सीख लेते तो मैं भी नौकरी कर रही होती। मेरे माँ बाप ने भी पढ़ाया लिखाया है, मुझे अनपढ़ नहीं हूं मैं। मेरे माँ बाप का भी सपना था कि मैं कल को नौकरी करूं, 4 पैसे कमाऊं। किसी की भी बेटी के माँ बाप ये सपना नहीं देखते कि मेरी बेटी जीवन भर रसोई में खड़े होकर रोटियां बनाती रहे। औरतों की ना ये मजबूरी होती है, शौक नहीं। ऐसा करो आज ना मैं रसोई में ताला लगा देता हूँ। अब से न रहेगी रसोई, न इसमें घुसकर आप लोग अपनी जिंदगी खराब करोगे। अच्छा, तो खाने की जगह आप क्या हवा और पानी पर जिंदगी बिताएंगे आप लोग? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। एक वक्त भी खाना नहीं मिला ना तो शाम तक आंखों के सामने तारे नजर आने लगेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि ये रोटी नहीं बनाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे दुनिया में टिफिन सर्विस नाम की भी कोई चीज़ होती है, और ऐसा है कि अब से घर में टिफिन ही आएगा खाने के लिए। घर में हम 4 लोग हैं ना, आज से 4 टिफिन आ जाएंगे। किसी को भी खाना बनाने की जरूरत नहीं है। और तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, सुबह 8 बजे तक टिफिन सर्विस वाले घर पर टिफिन देकर चले भी जाते हैं। यानी कल से हम ऑफिस के लिए लेट भी नहीं होंगे और तुम दोनों की झिकझिक भी खत्म हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग टिफिन सर्विस लगाओ, हमें इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, हमें भी 2 घड़ी चैन से बैठने का मौका मिलेगा और हम दूसरे ज़रूरी कामों के लिए थोड़ा समय दे पाएंगे। अगले ही दिन मयंक और रोहित एक अच्छी सी टिफिन सर्विस खोजकर वहां से अपने घर के लिए 4 टिफिन लगवा लेते हैं और रसोई में ताला लगा देते हैं। भैया, मीनू, देख रहे हैं आप इस टिफिन वाले को? ये टिफिन वाला 60 रुपए के टिफिन में दाल, चावल, रोटी, 2 तरह की सब्जी भी दे रहा है, सलाद और अचार तो अलग से। और एक हमारी बीवियाँ हैं, एक वक्त में एक सब्जी बनाती है, उसमें भी ऐसे एहसान जताती है जैसे कि कितना बड़ा पहाड़ तोड़ लिया है उन्होंने। और पसीने में तो ऐसे नहाए रहेंगी जैसे 100-200 लोगों का खाना बनाना पड़ता हो रोज। बहुत अच्छा किया आपने जो इस टिफिन वाले को हायर कर लिया, घर में थोड़ी सुख शांति तो रहेगी। अगले दिन सुबह 8 बजे टिफिन वाला टिफिन दे गया था, जिसे लेकर दोनों भाई खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर अब आएगा मज़ा, आज तो जी भर के खाना खाऊंगा। 2-2 तरह की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, अचार, सलाद। आय हाय हाय, सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। कहाँ वो अंजलि के हाथ की 2 रूखी सूखी रोटियां और टिंडे की सब्जी, और कहाँ ये वेज थाली। मज़ा ही आ गया। मयंक बहुत एक्साइटेड होकर टिफिन खोलता है, लेकिन टिफिन को देखते ही उसकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। अरे इस दाल में दाल कहाँ है? इसमें तो सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये क्या है? रस्सेदार भिंडी। इसमें से तो ऐसा लग रहा है कि डूब कर निकल आऊँगा मैं। कैसा खाना है ये? रोटियां तो इतनी कुपोषित लग रही हैं कि कहने को 4 रोटियां हैं प्लेट में, लेकिन पूरियां भी फेल हैं इनके सामने। अरे भाई, ये क्या खाना है? ऐसा करता हूँ, चुपचाप खा लेता हूँ। बीवी से तो पंगा ले चुका हूँ। अगर टिफ़िन वाले को कुछ कहा तो इससे भी जाऊँगा और फिर सच में हवा पानी पर ही जिंदा रहना पड़ेगा मुझे। बेचारा मयंक किसी तरह टिफिन का ये अध पका और बेकार खाना खा लेता है। शाम के समय, भैया, कैसा रहा आज आपका टिफिन? मज़ा आया कि नहीं? मज़ा आ गया छोटे। आज तो उंगलियां चाट चाट कर खाना खाया मैंने। तुमने? भैया, मुझे भी बहुत पसंद आया टिफिन का खाना। अब तो वेट कर रहा हूँ कि कल क्या आएगा, मतलब इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। मन ही मन दोनों भाई आंसू बहा रहे थे, लेकिन अपनी पत्नियों के सामने वो जाहिर नहीं करना चाहते थे कि टिफिन का खाना उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। किसी तरह नाक बंद करके दोनों भाई टिफिन का खाना खाकर अपना काम चला रहे थे। 1 सप्ताह के बाद, भैया बस बहुत हो गया। अब ना तो इससे ज्यादा मुझसे झूठ बोला जाएगा और ना ही वो गंदा टिफिन का खाना खाया जाएगा। जैसे ही टिफिन आने का समय होता है ना, उसके टेस्ट के बारे में सोच सोच कर मेरी आत्मा कांपने लगती है। खाने के नाम से तो डर बैठ गया है मेरे अंदर। अरे मेरे भाई, दाल और सब्जी इतनी बेकार भी हो सकती है, ये तो मैंने टिफिन का खाना खाने के बाद ही जाना है। अब समझ में आ रहा है भाई, हमारी पत्नियां किचन में घंटों करती क्या थी। तो फिर भैया क्या सोचा है? बीवियों से माफी मांग ले। अरे तू बावला हो गया क्या? माफी मांगे मेरी जूती। टिफिन का खाना घर में पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? बाजार में और भी तो बहुत से ऑप्शन है।
हमारे जैसे लोग जो कुकिंग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए बाजार में रेडी टू ईट फूड भी तो अवेलेबल होता है। आपका मतलब है पैक्ड फूड? और क्या, अरे भाई हमारे जैसे लोग ही तो खाते हैं उसे। अब उस टिफ़िन वाले पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। टिफ़िन वाला तो जो बनाएगा वही टिफ़िन में भेजेगा। लेकिन अगर हम पैक्ड फूड लेंगे तो उसे तो हम अपनी पसंद से चूज़ करेंगे ना। रोज़ रोज़ बढ़िया आइटम मंगवाएंगे और मौज करेंगे। ठीक है भैया, फिर मैं ऐसा करता हूँ, दाल मखनी, शाही पनीर, छोले और मटर पनीर, 4-5 सब्जियों के पैक्ड फूड पैकेट मंगवा लेता हूँ। फिर इनमें से ही एक एक सब्जी अपने अपने ऑफिस ले जाया करेंगे। टिफिन सर्विस बंद करने के बाद मयंक और रोहित पैक्ड फूड पर शिफ्ट हो चुके थे। पहला दिन। आज तो दाल मखनी लेकर आया हूँ, मज़ा ही आ जाएगा आज। बहुत दिनों के बाद कुछ ढंग का खाने को मिलेगा। मयंक अपना टिफिन खोलता है और सारा का सारा खाना उंगलियां चाट चाट कर खा जाता है। अगले दिन। अरे दाल मखनी तो इतनी टेस्टी थी कि मज़ा ही आ गया। आज ऐसा करता हूँ, मटर पनीर ले चलता हूँ टिफ़िन में। मयंक टिफिन में मटर पनीर पैक करके ले जाता है और ऑफिस में खुशी खुशी टिफिन खोलता है और उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश करने लगता है। अरे यार, इसकी खुशबू तो वैसी है जैसे कल दाल मखनी की थी। टेस्ट में ज़रूर अंतर होगा। लेकिन मयंक जैसे ही 2 चम्मच मटर पनीर मुंह में डालता है उसके एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। अरे इसका टेस्ट तो बिल्कुल दाल मखनी जैसा ही लग रहा है। ये तो वही बात हो गई कि इस सब्जी ने बस शरीर बदला है, आत्मा तो उसमें भी दाल मखनी वाली ही है। कोई नहीं, कल कुछ और ट्राई करूँगा। इसमें मज़ा नहीं आया खास वैसे। शाम के समय। भैया मैं खाना गरम करने जा रहा हूँ, आपके लिए क्या गरम करना है? मेरे लिए ना तू छोले गरम कर दे। दाल और पनीर तो मैं पहले ही खा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं दाल खा लेता हूँ आज। रोहित दोनों सब्जियां गरम करके ले आता है। मयंक जैसे ही पहला चम्मच अपने मुंह में डालता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगते हैं। क्या हुआ भैया, अच्छा नहीं है क्या? अरे यार, चाहे कोई भी सब्जी खा लो, सबका एक ही जैसा टेस्ट रहता है। ना खुशबू में कोई अंतर है, ना स्वाद में। ये खाना भी कोई खाना है? अरे बंदा रोज़ नए नए तरीके के आइटम खाता क्यों है? टेस्ट चेंज करने के लिए ना। जब एक ही जैसा टेस्ट आना है तो यह बदल बदल कर खाने का मतलब क्या है? पूरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है मेरा तो 3 दिन से एक ही टेस्ट का खाना खाकर। हटा दे इसे, मुझे नहीं खाना। अरे भैया नाराज क्यों हो रहे हो, इतना अच्छा तो बना है। अरे तो तू खा लेना, मुझे फोर्स मत कर। भैया आप भूल रहे हो कि हमारे घर के किचन में ताला लगा हुआ है। अगर ये खाना भी आपको नहीं खाना है ना तो आप सोच लो कि आगे आपको क्या करना है। भाई की बात सुनकर मयंक को ये एहसास होता है कि ये पैक्ड फूड खाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। बेचारा बेमन से खाना खाने लगता है। अगले दिन ऑफिस में। भाई नवल, क्या लाए हो तुम टिफिन में? अरे कुछ नहीं, हमारा तो वही रोज का टिंडा भिंडी वही होगा। टिंडा भिंडी मेरे तो मुंह में पानी आ गया सुन के। तो ऐसा करना, ये टिंडा मुझे दे दे और ये शाही पनीर तू खा ले। रोहित अपने दोस्त का पूरा टिफिन खाकर चट कर देता है और अपने साथ लाया हुआ शाही पनीर जबरन उसे खिला देता है। दूसरी तरफ मयंक अपने ऑफिस में। सुधीर भाई, आज क्या लाए हैं टिफिन में? भाई आज तो बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस दाल चावल लेकर आ गया। अरे क्या बात कर रहा है भाई, दाल चावल लेकर आया है तू? मुझे तो सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जरा चखा देना मुझे, मैं भी तो देखूं कैसा बनाया है। अरे भाई दाल चावल सुनकर किसके मुंह में पानी आता है? मजाक उड़ा रहा है क्या मेरा? अरे ये छोले चावल तू खा ले, कोई टेंशन नहीं है मुझे। हाँ तू ना अपना ये दाल चावल मुझे दे दे। सुधीर हैरानी भरी नजरों से मयंक को देख रहा था और उधर मयंक चप्पड़ 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 करके 5 मिनट में ही सुधीर का टिफिन खाली करके उसको पकड़ा देता है। भाभी जी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना और कहना कल से हो सके तो मेरे लिए भी 2 रोटी भिजवा दिया करें। मैं भी तेरे टिफिन में एडजस्ट हो जाया करूँगा यार। अरे बावला है क्या तू? मेरी बीवी तेरे लिए खाना क्यों बनाएगी? अपनी बीवी से बनवा। अरे देख, मैं भी तो तेरे भाई की तरह हूँ ना, अपनी तो घर जैसी बात है यार। तू ऐसा कर, ये 100 रख तू, बस मैं ना तुझे रोज़ 100 रुपये दे दिया करूँगा। मैं ऐसा समझ लूँगा कि मैंने टिफ़िन सर्विस लगवाई हुई है। बस तू मेरे लिए खाना ले आया कर। बोर हो गया हूँ मैं ये शाही पनीर, मटर पनीर, कोफ्ता खाकर। मुझे तो बस अब घर का बना हुआ ऐसा ही ताज़ा और स्वादिष्ट खाना चाहिए।
मयंक और रोहित अब ऑफिस में यही करने लगे थे। वो घर से अपना पैक्ड फूड ले जाते थे और ऑफिस में अपने साथ वालों का टिफिन जबरदस्ती उनसे लेकर अपना खाना उनको खिला दिया करते। धीरे धीरे जब ऑफिस में बाकी लोगों की सेहत खराब होने लगती है तो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। यार ये रोहित तो पीछे पड़ गया है, चाहे जितना भी मना करो उठाकर हमारा टिफिन खा जाता है, फिर जबरदस्ती हमें वो अपना सड़ा हुआ खाना खिलाता है, जिसे खाकर हमारी तो सेहत का बैंड बज गया है और बीवी नाराज हो रही है। सोलग भाई अब पानी सर से ऊपर निकल गया। मैं तो कहता हूँ सब लोग मिलकर उसके घर चलते हैं और उसकी बीवी से पूछते हैं कि भाई आखिर दिक्कत क्या है, अपने पति को खाना बनाकर क्यों नहीं देता। ऑफिस के सारे दोस्त मिलकर रोहित के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ मयंक के दोस्त भी उसे खाना खिला खिलाकर तंग आ चुके थे, इसलिए वो भी गुस्से में मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी से उसकी शिकायत करने की प्लानिंग बनाते हैं। रविवार के दिन रोहित और मयंक के ऑफिस के दोस्त घर पर धावा बोल देते हैं। भाभी जी इतना सीधा साधा पति है आपका कि दाल चावल भिंडी और टिंडे भी वाह वाह करके खाए। ऐसा आदमी आपको कोई और मिलेगा क्या? मैं पूछता हूँ आखिर आप उसे टिफिन देती क्यों नहीं है? ये तो कुछ स्पेशल खाने की डिमांड भी नहीं करता होगा, सादे खाने में इतना खुश हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। अरे मयंक भी तो हमारी बीवियों के हाथ का बना हुआ टिफिन चटकारे ले लेकर खाता है, और वो सब्जियां जिनकी तरफ हम देखते भी नहीं है उसे भी चटकर जाता है। अरे भाभी जी अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? हाँ देखिए आप लोग अपने बीच की प्रॉब्लम को दूर करिए और हम लोगों को इस परेशानी से आज़ादी दिलाइए। अरे भाई घटिया पैक्ड फूड का खाना खाने के कारण हमारी सेहत खराब हो रही है। अरे आप लोगों को इतनी शिकायत है तो आप लोग इनको अपना टिफिन खाने के लिए देते ही क्यों है? हम इन्हें अपना टिफिन अपनी खुशी से नहीं देते, ये हमसे हमारा टिफिन जबरदस्ती छीन लेते हैं, और अगर हम मना कर देते हैं तो ये हमारा खाना टिफिन से चुरा कर खा जाते हैं, फिर मजबूरी में हमें उनका खाना खाना पड़ता है। अरे भाई साहब, हमने कौन सा इन्हें टिफिन बनाकर देने से मना किया है? लेकिन कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जब उनके लिए 3-3 घंटा रसोई में मेहनत करके टिफिन बना कर देते थे तो पता ही क्या जवाब देते थे? कहते थे ऐसा कौन सा 56 भोग बना रही हो जिसे बनाने में इतना समय लग रहा है? खाना बनाना तो सबसे फालतू काम है जो आधे घंटे में किया जा सकता है। उनके हिसाब से तो रसोई में खड़े होकर खाना बनाना सबसे फालतू और बेकार का काम है। अब आप ही बताइए, रोज़ रोज़ शाही खाना किसके घर में बनता है? और आप लोगों की पत्नियों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर 10 मिनट में वो आपका टिफ़िन बनाकर दे देगी? हैं? अरे घिया तोरी टिंडा जैसी सब्जियां जिन्हें देखकर आप लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए भी रसोई में हम लोग अपना पसीना बहाते हैं, तब जाकर रोटी आप लोगों की प्लेट में आपको खाने के लिए मिलती है। और इतनी मेहनत के बदले में ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम पत्नी की मेहनत को अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। बस अगर हर समय पत्नियों को नीचा ही दिखाएंगे तो कोई भी पत्नी क्यों खाना बनाना चाहेगी? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। 2 हफ्ते में ही हमें यह समझ में आ गया कि घर के बने खाने की क्या वैल्यू होती है। दुनिया के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी वो खाना नहीं बन सकता जैसा हमें घर में मिलता है, लेकिन हमें पका पकाया मिल जाता है ना, इसलिए हम उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं। जब 4 दिन हम लोगों ने लगातार बाहर का खाना खाया तब हमें समझ में आया कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ साधारण सा खाना जिसे खाने से पहले हम रोज़ 10 तरह के मुंह बनाते थे, वाकई वास्तव में असली स्वाद तो वहीं पर था। मैंने ही रसोई में ताला लगाया था ना, आज मैं ही वो ताला खोलता हूँ और वादा करता हूँ कि इस रसोई में बने हुए खाने का कभी भी मजाक नहीं बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है ताले की सिर्फ एक ही चाबी होती है? अरे इस ताले की हमेशा से दूसरी चाबी हमारे पास थी। हम तो हमेशा से ही घर में खाना बना कर खाते हैं। डब्बे वाले को तो हमने पहले ही मना कर दिया था। तुम लोगों के ऑफिस जाने के बाद हम आराम से खाना बनाते थे। हमारी तो अकल पहले से ही ठिकाने पर थी, अक्ल तो तुम्हारी ठिकाने पर लानी थी। और तुम्हें क्या लगा कि हम लोग अपने बच्चों को ये डब्बे का पैक्ड फूड खिलाएंगे? चलो जो हुआ सो हुआ, अब पहले ना 1 कप चाय बना दो, और हाँ थोड़ा जल्दी लाना, आधे घंटे का टाइम नहीं है मेरे पास। पत्नी की बात सुनकर मयंक की पत्नी गुस्से में उसे घूरने लगती है। कहते ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।